इट्स मी सिमरन सहानी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक फर्स्ट लाइट बुक का 4th चैप्टर। तो सारे क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, ये जो एन फ्रैंक है ना, इनकी जो एक नॉवल है उसमें से लिया गया है जिसका नाम है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये चैप्टर जो है ना, ये रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। ये कोई आपकी बुक का ना फिक्शनल चैप्टर नहीं है। एन फ्रैंक कौन है? तो आपको थोड़ा सा क्लास 9th का जो है हिटलर वाला चैप्टर याद करना होगा गाइस, कि तुमने पढ़ा था कि कैसे हिटलर कितने अत्याचार करता था ना जूस पे, जूइश पीपल पे। पूरा आपने पढ़ा था कैसे उन लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखता था, गैस चैम्बर्स में ले जाके मार दिया करता था। तो एग्जैक्टली आज हम वो ही एक जूइश फैमिली की एक बच्ची के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है एन फ्रैंक। ठीक है, तो ये जो एन फ्रैंक है, इनके साथ भी ऐसे ही होता है दैट जो हिटलर है जो है, इनकी फैमिली कई बार भागती है। जहाँ पे इनका जो होमलैंड था, जहाँ पे ये पैदा हुई थी, वहाँ से भाग के एम्स्टर्डम चले जाते हैं, बट वहाँ पे भी हिटलर का रूल आ जाता है। और ये लोग जो है फाइनली क्या होता है, इनका हिटलर इन्हें पकड़ ही लेते हैं, मतलब हिटलर के लोग इन्हें पकड़ ही लेते हैं, इन्हें भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रख देते हैं। और जो है एन फ्रैंक बहुत छोटी उम्र में ही मर जाती है वहीं कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर। इनकी पूरी फैमिली में से, ये थोड़ा बहुत जानो आप इस चैप्टर के लिए, एन फ्रैंक की फैमिली में ये थी, इनकी बहन थी मार्गोट, उसका नाम है, इनके मम्मी थे, पापा थे। ठीक है, तो ये चारों में से सिर्फ और सिर्फ इनके पापा बचते हैं जो है, मतलब वो जिंदा रहते हैं आफ्टर ऑल दिस। जो हिटलर के अत्याचार खत्म हो गए थे ना, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन कैंप में से वो जिंदा वापस आते हैं एन फ्रैंक के पापा। और जब एन फ्रैंक के पापा आते हैं वापस, तो वो देखते हैं कि उनकी जो बेटी थी ये एन फ्रैंक, वो ना डायरी लिखा कर दी थी। ठीक है, जो ये डायरी थी एक्चुअली में डच लैंग्वेज में लिखी हुई थी। तो एन फ्रैंक के पापा क्या करते हैं, वो ना जो है अपनी बेटी की डायरी को पब्लिश करा देते हैं, क्योंकि एन फ्रैंक ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ऐसी डायरी लिखी थी कि उसको पब्लिश करा के हम एक बुक भी बना सकते थे। आज के समय पे ये जो नॉवल है, ये बेस्ट सेलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया का हो, आप किसी भी दुनिया में, मतलब किसी भी देश में कह लो, ये बेस्ट सेलर नॉवेल्स में से एक है। तो एक 13 साल की बच्ची ने ऐसी परफेक्ट स्किल से, भाई हमसे अपने आंसर नहीं बनते हैं कई बार 10th की इंग्लिश में, और यहाँ 13 साल की बच्चे ने ऐसी डायरी लिखी थी कि पूरी दुनिया उनकी राइटिंग स्किल्स की फ़ैन हो गई थी। और ऊपर से उन्होंने सच्चाई बताई थी जो हिटलर ने उन पर अत्याचार करे थे। तो आपके सिलेबस में पूरी नॉवल नहीं है, बस उसका एक पार्ट है। एंड थैंक गॉड आपके जो ये सिलेबस है ना, इसमें एन फ्रैंक की लाइफ का थोड़ा हैप्पी वाला पार्ट है। ठीक है, जो थोड़ी मुसीबतें उन लोगों के ऊपर आई, वो कभी तुम्हें टाइम मिला तो पूरी नॉवल पढ़ना। यहाँ आप हैप्पी वाला पार्ट पढ़ोगे एन फ्रैंक की लाइफ का, कि जो कुछ उन्होंने बचपन में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखी थी, वो वाला पार्ट आप पढ़ने वाले हो। 20 जून के करीब की डेट हम पढ़ेंगे, करीब करीब इसी समय की उनकी, जब उन्हें डायरी मिली थी उनके बर्थडे पे। 12 जून को इनका बर्थडे होता है, तब उनको डायरी ये मिली थी। उसके बाद ये लिखना शुरू कर देती हैं। तो चलो जानते हैं हम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में कि उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। तो अब आपको समझ में आ गया है दैट यहाँ पे तो थोड़े हैप्पी वाला स्मूथ जो है स्टोरी हम पढ़ेंगे एन की लाइफ की। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। और ये जो चैप्टर है गाइस, ये आपका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, दिस इज नॉट अ समरी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन, वैसे तो मैं हमेशा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देती हूँ, बट यूजुअली मैं एनसीईआरटी पेस्ट नहीं करती हूँ। बट जैसे कि आपको पता है आपका पैटर्न चेंज हो गया एंड थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, सो इसलिए एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट। तो अब तुम इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें रीडिंग करो ना करो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करा के ईच एंड एवरी वर्ड समझाने वाली हूँ, लाइन समझाने वाली हूँ। एंड यहाँ पे आप देखते रहना दैट जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने जो है पूरे के पूरे लिंक लगा दिए प्लेलिस्ट के 10th की इंग्लिश के, हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिंड कमेंट में क्या लगा दिया मैंने, वर्ड मीनिंग लगा दिया। ठीक है, चलो इस चैप्टर का हर वर्ड मीनिंग पिंड कमेंट में पेस्टेड है, आप वहाँ से वर्ड मीनिंग पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। कौन कह रहा है? ये एन फ्रैंक कह रही है। एन फ्रैंक ना ये सब चीज़ें ना उन्होंने अपनी डायरी में लिखी हुई थी, तो वी आर रीडिंग हर डायरी, ये आप समझो। तो एन ने अपनी डायरी में, जैसे ही उसने लिखना शुरू करा था एन ने अपनी डायरी को, तो एन ने अपनी डायरी में ये पहले बताया था कि यार मैं लिख क्यों रही हूँ, वाई आई एम स्टार्टिंग टू राइट अ डायरी। बड़ा वो कहती है कि मेरे को ऐसा ये नहीं है कि मैं कोई रीज़न तो हो मेरे पे डायरी लिखने का। तो पहले वो खुद को ना मनाती है कि बहन तू डायरी लिखना शुरू कर, और वो सोचो तुम कि क्यों ये डायरी लिखना शुरू करती है। अब आजकल के बच्चों देखो, हम लोगों को हम कहते हैं हमारे पास फ़ोन है, ये डिस्ट्रैक्शन है, वो डिस्ट्रैक्शन है। जिस भी एज में किसी भी एरा में बच्चे होते हैं ना, सबके पास डिस्ट्रैक्शन होता है। तो एन की भी खूब सारी सहेलियाँ थी, बहुत दोस्त थे, बट फिर भी ये एक डायरी लिखना क्यों शुरू करती है,
ये आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलो, राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। वो कहती है मेरे को डायरी लिखना जब मैंने शुरू करा बहुत अजीब लग रहा था, बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, सिर्फ इसलिए नहीं कि पहले मैंने कभी डायरी लिखी नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। वो कहती है मुझे अजीब इसलिए भी लग रहा है बिकॉज लेटर ऑन, आगे चल के, नीदर आई, ना ही मैं नॉर एनी वन एल्स, ना ही कोई और जो है ना इंटरेस्टेड होगा म्यूजिंग्स मतलब होती है सोच विचार, मान लो आप एक तरीके से जो है, कोई कौन इंटरेस्टेड होगा एक 13 साल की बच्ची जो स्कूल जाती है उसकी लाइफ के बारे में जानने के लिए। अब ये देखो, यही बात जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखी है कितनी आयरॉनिकल हो गई। आयरॉनिकल मतलब होता है जो आप सोचो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए। उन्होंने जब डायरी लिखना शुरू करा था तो वो सोच रही थी यार लिखूँ भी या ना लिखूँ, अपना मैं अभी डायरी लिखती रहूँगी, क्या पता आगे चल के मैं इस डायरी को देखूँ भी ना, ठीक है, और मैं क्या, कोई और भी नहीं देखना चाहेगा। बट उनकी बात देखो क्या साबित हुई कि आज के समय पे पूरी दुनिया ने इस डायरी को पढ़ रखा है। एक 13 साल की बच्ची की जो लाइफ में क्या हुआ था वो जानने के लिए सब इंटरेस्टेड रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ वेल इट डजंट मैटर। फिर वो कहती है अरे कोई नहीं ना, मेरा मन कर रहा है लिखने का तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल थिंग ऑफ माई चेस्ट। तो कहती है ठीक है मेरा मन कर रहा है लिखने का और ऊपर से मेरी एक ज़रूरत भी है डायरी लिखने की। तो भाई यहाँ पे से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो कि क्यों उन्होंने डायरी लिखना शुरू करा। तो वो कहती है आई हैव इवन अ ग्रेटर नीड, एक ज़रूरत भी है मुझे डायरी लिखने की, टू गेट ऑल थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। कह रही मेरे चेस्ट में से बातें निकालना मतलब क्या हुआ, गेट ऑल थिंग्स ऑफ माई चेस्ट मतलब क्या हुआ, मन कह रही हैं वो। ऐसा होता है ना कई बार हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं बट वो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, पेरेंट्स से भी नहीं कर पाते, सिबलिंग्स से भी नहीं कर पाते, कई बार बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड से भी नहीं कर पाते कि यार ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये हमें जज करेंगे। तो वो सोचते बहुत बातें हैं मेरे मन में जो मैं किसी और को नहीं बता सकती हूँ, तो चलो डायरी ही लिख लेते हैं। देन वॉट शी सेज, आगे पढ़ते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब वो एक कोटेशन लिखती हैं यहाँ पे कि उन्होंने डायरी लिखना इसलिए शुरू करा क्योंकि उनको एक बात पता है दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर जो होता है ना कागज़, उसमें ज़्यादा पेशेंस है पीपल से। इसका मतलब कि भाई आप डायरी में जो भी लिख रहे हो, पेपर जो है आपका आपको जज नहीं करेगा। आप जो भी उसे बताओगे वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा। तो अगर आप किसी अपने दोस्त को बात बताओगे ना तो आपको डर लगेगा यार ये मेरी बात किसी और को ना बता दे, ये मुझे जज ना करे। बट वो कह रही है अगर मैं अपनी डायरी को बताऊँगी तो वो हमेशा मेरे पास रहेगी, ना ही वो मुझे जज करने वाली है। तो इसलिए उन्होंने डायरी लिखना शुरू करा, ठीक है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट माय होम। तो वो कहती हैं ये वाली जो कोटेशन थी ना कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, और जो मैंने फाइनली डिसाइड करा था लिखना वो तब करा था जब एक दिन मैं अपने घर पे बैठी हुई थी आराम से, तभी मैंने जो है ये चीज़ को सोचा था। मैं थोड़ी डिप्रेस सी भी थी तो मैंने सोचा पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो कोई नहीं मैं डायरी ही लिखना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। चलो कब सोचा था उन्होंने, कह रही एक दिन घर पे बैठी हुई थी विद माई चिन इन माई हैंड्स। ऐसे कई बार हम भी ऐसे बैठ जाते हैं ना परेशान होकर, कोई ज़रूरत नहीं थी डिप्रेस होने की बट फिर भी हमें कई बार लगता है ना। तो अभी एन जो है उन्हें ऐसे बैठी हुई थी, सर ऐसे जो है चिन इन माई हैंड, बोर हो रही थी, लिस्टलेस मतलब थोड़ा लेजी सा लग रहा था, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, सोच रही थी बाहर जाके दोस्तों के साथ खेलूँ या घर पे ही ऐसे ही बैठे रहूँ। कई बार ऐसा होता है ना बाहर जाने का मन भी नहीं होता, घर पे भी परेशान हो रहे होते हैं। तो उस दिन उन्होंने ये सोचा। आई फाइनली स्टेड इन वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। फिर वो कहती है मैं फिर वहीं रही, अपने घर के अंदर ही रही जहाँ बैठ के मैं सोच रही थी, और फिर मैंने खुद को बोला येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और हाँ पेपर में बहुत पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन रीड द स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी। तो वो कहती हैं क्या ठीक है, फिर मैंने सोचा डन, मैं ना एक काम करती हूँ डायरी लिखना शुरू कर देती हूँ, अपने घर में बैठी हूँ तो बाहर क्या खेलने जाऊँगी, डायरी लिखती हूँ। अब ये वाली लाइन पढ़ो। And since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary unless I should ever find a real friend। और फिर वो ये कहते हैं कि अब मैं ये डायरी लिखूंगी ना तो मैं ना कभी किसी को ये डायरी पढ़ने नहीं दूंगी, मैं सिर्फ अपने कोई रियल फ्रेंड मेरा बनेगा ना सिर्फ उसी को ये डायरी पढ़ने दूंगी मैं, ठीक है। अब ये बात भी उनकी आयरॉनिकल हो गई कि उन्होंने सोचा था वो सिर्फ अपनी रियल फ्रेंड्स को ये डायरी पढ़ने देंगी, बट देखो हम सब ने उनकी डायरी पढ़ी है, जितने भी रीडर्स ने पढ़ी है तो मान लो वही उनके रियल फ्रेंड होगा क्योंकि उन्होंने उनका दर्द जो है ना वो समझा। डन, आगे बढ़ते हैं। इट प्रोबेबली वोंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो बस वो ऐसे सोचती है जब रियल फ्रेंड होगा ना तभी मैं जो है ये वाली डायरी लिखना शुरू करती हूँ, उसको मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो
चलो नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब वो फिर कहती है, अब मैं फिर बताती हूँ तुम्हें कि भाई मेरे को ज़रूरत क्या पड़ गई डायरी लिखने की। मैं वापस उस पॉइंट पे आती हूँ और मैं तुम्हें बताती हूँ मुझे ऐसे जो है क्या ज़रूरत पड़ गई थी डायरी लिखने की। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, वो कहती है मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं डायरी लिख के जो है अपने मन की जो टेंशन्स होगी ना वो सब मैं, या जो भी मेरे मन में है वो मैं इसमें लिख दिया करूँगी। फिर वो हमें कहती है अरे 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 लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अच्छा हाँ मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, कहने को तो बहुत दोस्त है मेरे। तो ये लाइंस देखो, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव, कोई बिलीव ही नहीं करेगा, दैट अ 13 year old गर्ल, कि एक 13 साल की बच्ची इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि वो बिल्कुल अकेली। वो कह रही कोई यकीन नहीं करेगा कि 13 साल की बच्ची का कोई फ्रेंड ना हो। एंड आई एम नॉट, और हाँ ऐसा नहीं है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है मेरे दोस्त। और आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बड़े अच्छे पेरेंट्स हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। एंड अ 16-year old सिस्टर, मेरी एक बड़ी बहन भी है। मैं ऐसा नहीं अकेलेपन की शिकार हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, नहीं, मेरी बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। ठीक है, आई हैव अ फैमिली, मेरी फैमिली है बहुत बड़ी, लविंग आंट्स, मेरी मासियाँ हैं अच्छी अच्छी, एंड अ गुड होम, और बहुत अच्छा घर है मेरा। ठीक है, नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, तो ये वाला ना मार्क कर लो उसको, ऑन द सरफेस। सरफेस मतलब ऊपर से अगर तुम मेरी लाइफ को देखोगे तो तुम्हें बहुत सब हैप्पी लगेगा, तुम्हें लगेगा अरे वाह इस लड़की पे तो दुनिया की हर खुशी है। बट अंडरनेथ वो बहुत अकेलापन महसूस करती थी, इसलिए उन्होंने डायरी लिखना शुरू करा। तो ये ना दुनिया की असलियत है। कई बार हम अपने आप को ऐसा अकेलेपन में पाते हैं, इवन दो वी हैव अ गुड फैमिली, गुड जो है हमारे को सारी फैसिलिटीज़ मिली होती है, अच्छे फ्रेंड्स भी है, बट स्टिल कई बार हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। तो वही चीज़ एन के साथ हो रही थी। ठीक है, तो नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। तो वो कह रही है ऑन सर्फेस मेरे पास सब कुछ था, कोई मुझे देखेगा तो कहेगा यार ये लकी है बच्ची, बट मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं था। उनकी लाइफ में एक सच्चे दोस्त की कमी थी। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। कह रही दोस्तों के साथ जब मैं होती हूँ तो मेरा गुड टाइम होता है, ऐसा नहीं है मुझे दोस्तों के साथ अच्छा नहीं लगता, बट अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो मैं उनसे शेयर नहीं कर पाती हूँ, इसलिए उन्होंने डायरी लिखना शुरू करा। ठीक है, आई can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। कहती हैं वो जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं बस मज़े करते रहते हैं, हम लोग की कोई गेम खेल लिया या समथिंग लाइक दैट। आई can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। जब भी मैं उनसे बात करती हूँ ऑर्डिनरी बातें करती हूँ, रोज़मर्रा की बातें। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन में जो पर्सनल डीप डाउन चल रहा है वो मैं उन्हें बता पाऊँ। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem। वो कहती है हम जो मेरे दोस्त हैं ना, जितनी भी मेरी दोस्त हैं, हम और क्लोज नहीं आ पा रहे हैं, हमारा जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है मेरी और मेरी दोस्तों का कि हम जो है ऐसे डीप डाउन जो हमारे मन में बातें चल रही होती है वो शेयर कर पाए। अब आज के समय में हमारा कई बार एक ऐसे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं जिन्हें हम, चाहे फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो या कोई भी बात हो, हम उन्हें बता देते हैं और वो हमें बता देते हैं। कई लोग लकी होते हैं जिनको ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स मिल जाते हैं, बट एन को अभी तक ऐसा बेस्ट फ्रेंड नहीं मिला था। मे बी इट्स माई फॉल्ट, वो कहती है शायद मेरी गलती है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। दैट कन्फाइड मतलब क्या होता है, विश्वास करना। ठीक है, मे बी मेरी गलती है, मैं भी विश्वास नहीं करती उस पर और मेरी फ्रेंड मेरे पे भी नहीं करती, हम कन्फाइड नहीं करें, मे बी मेरी गलती हो। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ, बट जो भी है यही है मेरी लाइफ के अंदर कि मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। एंड अनफॉर्चुनेट वो कह रही है, और यही है अनफॉर्चुनेटली मतलब क्या, जो बुरी सिचुएशन को कहते हैं, हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो है दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ऐसी सिचुएशन चेंज भी नहीं होने वाली। मैं ऐसा नहीं है मेरा कि मेरे दोस्त एकदम से बदल जाएंगे और मैं उनको जो है विश्वास करने लगूँ उन पर कि मैं उन्हें कुछ भी बता दूँ। नहीं नहीं, मैं जो है मेरे दोस्तों के साथ मेरी सिचुएशन यही रहेगी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड टू राइट द डायरी, और इसलिए मैंने डायरी लिखना जो है वो पर्टिकुलरली स्टार्ट करा था। ठीक है, तो विद दिस हमने इतना चैप्टर पढ़ लिया है। यहाँ पे आपको फर्स्ट फेज पता चल गया चैप्टर का, जहाँ पे एन इज टेलिंग अस दैट वाई शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी। ठीक है, अब जो है ना, तो ये एनसीईआरटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वरना मैं इस लाइन को तुम्हें 2 मिनट में भी समझा सकती थी, बट मैंने लाइन बाय लाइन बताया क्योंकि आजकल का जो पैटर्न आपके एग्जाम का हो गया है, इस बात पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे। हो सकता है आपको ये ना पूछा जाए कि एन फ्रैंक अकेली थी, आपको इसमें एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या जो है आप लोगों ने देखा है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऐसा महसूस करा हो दैट यू आर वेरी अलोन, तो आप उसका क्या सोल्यूशन निकालोगे। ठीक है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें फिर जब आपको ये लाइन्स आपने पढ़ी होंगी
तो आपको डीप मीनिंग्स पता होगा चैप्टर का, एंड देन यू कैन फॉर्म द आंसर्स। और जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराऊंगी गाइस, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, नोटिफिकेशन बेल स्टार्ट करके रखो। उससे क्या होगा, मैं इन आपकी बार के लेवल के क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस कराऊंगी, एंड आई विल टेल यू कि कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाए आप उसे कैसे बनाकर लिख पाओगे। तो उसके लिए आज हम अपना फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, दैट हम एनसीईआरटी के हर चैप्टर को डिटेल वे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चाहे तो मैं 10 मिनट में ये चैप्टर तुम्हें ऐसे समझा दूँ कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, बट वी आर गोइंग थ्रू द लाइन सो दैट हम समझे कि भाई आंसर ऐसा ना हो हमसे बने ना फिर एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। टू एनहेंस दिस इमेज ऑफ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इनहेंस मतलब होता है बहुत ब्यूटीफुल कर देना किसी चीज़ को और अच्छा बना देना। तो वो कह रही है ये ना मेरी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है। कौन? उनकी जो डायरी है, जो उनकी डायरी है वो उनकी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड थी। वो कह रही मैं इतने समय से इंतजार कर रही थी कैसे दोस्त का, और अब मेरी डायरी वो मेरी फ्रेंड बनने वाली थी। तो भाई आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। तो जॉट डाउन मतलब क्या होता है? एकदम से लिखना, उतारना, जैसे तुम मैम बोर्ड पे काम लिखते हैं तुम उतारने लगते हो, वो मतलब होता है। तो वो कह रही मुझे फैक्ट्स इन दिस डायरी को बस जॉट डाउन नहीं करना था कि हाँ आज मैं सुबह उठी है मैंने खाना खाया ये वो, जैसे यूजुअली लोग डायरी में करते हैं, जो करा पूरा दिन में वो डायरी में लिख देते हैं। वो कह रही मुझे ऐसा नहीं करना था अपनी डायरी के साथ, नहीं, मुझे अपने डायरी को अपना पक्का वाला फ्रेंड बनाना था, एंड उसके लिए आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। तो उसके लिए वो क्या करती हैं, अपनी डायरी का एक नाम रखती है किटी, इसलिए मैंने ये किटन लगाया है। तो अपनी डायरी का एक नाम रखती है पहले कि ये मेरी दोस्त है किटी, और वो जब भी कोई डायरी लिखना शुरू करती है वो उसे लिखती थी डियर किटी, कि जैसे ये कोई पेपर नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, सिर्फ ये कोई एक नोटबुक नहीं है, ये मेरी दोस्त है। वो बिल्कुल अपनी डायरी को अपनी रियल फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, If I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life. अब देखो यहाँ पे एन फ्रैंक ने क्या करा, वो कहती है since no one would understand, किसी को समझ में नहीं आएगा my stories with Kitty। अगर किसी ने मेरी डायरी उठा के पढ़ ली ना तो उसे समझ में नहीं आएगा मैंने क्या लिख रखा है। I were to plunge right in, अगर मैं स्टार्टिंग से बस लिखना शुरू कर दूँ आज ये हुआ कल ये हुआ कल ये हुआ, तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये बच्ची ने क्या लिखा है। तो इसीलिए टू गिव अ बेटर इमेज, एक अच्छा सा हमारा फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप जो है बनाने के लिए मैं सबसे पहले किटी को अपना क्या दूंगी, करेक्ट स्केच ऑफ माई लाइफ एज मच एज आई डिसलाइक टू डू दिस वर्क, मैं इसको करने वाली हूँ। तो वो क्या करती हैं, पहले अपनी डायरी के जो फर्स्ट पेज में जो है ना सबसे पहले अपने लाइफ का करेक्टर स्केच लिखती हैं कि भाई मैं एन हूँ, मेरी फैमिली ऐसी है। वो कह रही मुझे ये करना अच्छा नहीं लगा, बट स्टिल जैसे तुम्हारा कोई नया दोस्त बनता है तो तुम उससे बात करोगे तो उसे बताओगे ना तू कहाँ रहता है, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा एक भाई है, तेरी 2 बहनें, अच्छा, जैसे हम ऐसे बातें करते हैं। तो वैसे ही वो कह रही हैं कि भाई मैं ऐसे डायरेक्टली थोड़ी अपनी दोस्त को बस अपनी सारी बातें बताने लगूँ, नहीं, पहले मैं उसको बताऊँगी ना मैं कौन हूँ। तो वो पहले एन फ्रैंक अपनी डायरी के अंदर अपना करेक्टर स्केच लिखती है, और यही चीज़ देखो क्या बन जाती है, ये चीज़ उनकी डायरी को एक प्रॉपर नॉवल बना देती है। क्योंकि जब भी अगर आप कोई नॉवल खरीद के लाना बुक स्टोर से, उसके फर्स्ट पेज पे जो राइटर होते हैं उनका करेक्टर स्केच होता है, तो उन्होंने जो है अपना करेक्टर स्केच पहले ही दे दिया था अपनी डायरी को, और वही देखो उनकी नॉवल का करेक्टर स्केच आगे चल के बनता है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब वो अपना ये करेक्टर स्केच दे रही है, तो ये जितनी भी लाइन्स है यहाँ पे ये कौन है, ये एन फ्रैंक की लाइफ का करेक्टर स्केच है। तो अब हम चैप्टर के सेकंड फेज पे आ गए हैं जहाँ वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही है, करेक्टर स्केच उनका। लेट्स स्टडी। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। तो मेरे पापा बहुत प्यारे पापा है, पूरी दुनिया में सबसे प्यारे हैं मेरे पापा, तो उन्हें बहुत प्यार था अपने फादर से, वो ऐसा उनका इंट्रोडक्शन देती है। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, और उन्होंने मेरी मम्मी से तब तक शादी नहीं की थी जब तक वो 36 साल के नहीं हुए थे। तो मतलब अंकल की शादी कब हुई एन फ्रैंक की मम्मी से, जब वो 36 साल के हुए थे। एंड शी वॉज 25, और आंटी कितने की थी, 25 साल की थी। माई सिस्टर मार्गॉट, और जो उनकी बड़ी बहन थी मार्गॉट, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। तो इनकी बड़ी बहन का जन्म कब हुआ था, फ्रैंकफर्ट जर्मनी 1926 में। लिख लो ये डिटेल्स को एक पेपर पे। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और एन कब पैदा हुई थी, 12 जून को 1929 में। ठीक है। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और जो है एन का भी जन्म कहाँ हुआ था, फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में ही हुआ था। और ये वही जगह है जर्मनी जहाँ पर हिटलर ने जो है अपने अत्याचार करने आगे चल के शुरू कर दिए थे। तो एन फ्रैंक जब तक 4 साल की थी तब तक वो कहती हैं कि मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही थी। फ्रैंकफर्ट मतलब जर्मनी में ही हम लोग रहे थे, फ्रैंकफर्ट।
ठीक है। माई फादर एमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933, बट फिर जब यहाँ पे सिचुएशन ख़राब होने लगती है ना गाइस, तो एन फ्रैंक के पापा जो हैं वो क्या करते हैं, उनका नाम ना ऑटो फ्रैंक है, यहाँ बता नहीं रखा, OTTO, ऑटो फ्रैंक। तो ऑटो फ्रैंक को समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ हिटलर ने तो तबाही करनी शुरू कर दी है, तो मैं अपने फैमिली को बचा के हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1933 के करीब जो है क्या करने लगते हैं ऑटो फ्रैंक वहाँ से बाहर, और उनको अपना थोड़ा बिजनेस भी सेटल करना था, इसलिए जो है ऑटो फ्रैंक हॉलैंड पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो वो अपना शिफ्ट कर जाते हैं 1933 में, अपनी बीवी, अपनी वाइफ को और अपनी जो है बच्चों को छोड़ के वो 1933 में हॉलैंड चले जाते हैं। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, और 1933 के सेप्टेम्बर में जो उनकी मम्मा है, मम्मी का नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो कब चली जाती है, सेप्टेम्बर में, ठीक है। और अब तुम कहोगे भाई मम्मी पापा दोनों जो है हॉलैंड चले गए, तो जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनका क्या होगा, तो वो बताती हैं वाइल मार्गॉट एंड आई, मुझे और मेरी बहन जो है मार्गॉट को, वो सेंट टू आचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। तो उनको आचेन भी जर्मनी में ही है, तो कह रही मुझे और मेरी बहन को मम्मी पापा ने ग्रैंड मदर जो है ना हमारी दादी, उनके पास भेज दिया, हम दोनों वहाँ रह रहे थे और मम्मी पापा वहाँ जाके बिजनेस सेटल कर रहे थे और पूरी हमारी फैमिली को सेट करने के लिए वहाँ काम कर रहे थे। मार्गॉट वेंट टू होलैंड इन दिसंबर, फिर जब दिसंबर आया 1933 का, तो मार्गॉट को होलैंड भेज दिया गया। तो अब एन और एन की दादी अकेली रह रही थी आचेन के अंदर। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, तो फिर 1933 के बाद क्या है, 1934 तो लगभग मान लो 1934 की फेब में जो है अगला साल आ गया ना, तो फेब में जाके एन अपने मम्मी पापा के पास पहुंचती हैं। एंड वो कहती हैं जिस दिन मैं वहाँ पहुंची थी जो है हॉलैंड में, आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। तो वो उसी दिन पहुंचती हैं जिस दिन मार्गॉट का बर्थडे होगा, तो दादी भी पहुंच गई होंगी उनके साथ में। तो वो कहती है जिस दिन मेरी बहन का बर्थडे था और मैं भी हॉलैंड पहुंच गई थी आचन से, तो मैं बहुत छोटी सी थी, तो मेरे को ऐसे यूँ टेबल के ऊपर रख दिया गया था मेरी बहन के बर्थडे प्रेजेंट की तरह कि देखो तुम्हारी बहन अब यहाँ आ गई है, ठीक है। चलो समझ गए अब आप। अब वो कहाँ से सेटल डाउन है, वो हॉलैंड में है, ठीक है। अब जब वो हॉलैंड में रह रहे थे, कह रही आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। तो अब हॉलैंड में ही उनकी स्कूलिंग होती है। मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल इज किंडरगार्टन, उनका जो है स्टार्टिंग हो जाती है हॉलैंड जाके। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, तो किंडरगार्टन से लेके जब तक वो 6 साल की होती हैं तब तक वो कहती हैं मैं वहीं रही मॉन्टेसरी स्कूल के अंदर। आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जब तक वो फर्स्ट क्लास में नहीं आती ना, मतलब UKG तक वो वहीं रही थी मॉन्टेसरी स्कूल में। जब फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट क्लास में आती है तो स्कूल उनका बदल जाता है। नाउ अब वो अपनी एक फेवरेट टीचर के बारे में हमें बता रहे हैं। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपेरिस। तो जब एन फ्रैंक 6th क्लास में थी तो उनकी एक टीचर थी जिनका नाम था मिसेस क्यूपेरिस, द हेड मिस्ट्रेस, और वो हेड मिस्ट्रेस थी उनके स्कूल की। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. और जिस दिन वो कहती है जब मेरी जो है वो जा रही थी, मेरी क्लास वो एंड हो रही थी, तो उस दिन मैं और मेरी मैम बहुत रोते हैं क्योंकि मुझे अपनी मैम से बहुत लगाव था और अब मैं उन्हें रोज़ रोज़ नहीं मिल सकती थी। तो मतलब वो बहुत इमोशनल थी, उनको अपने टीचर्स से बहुत अच्छा बॉन्ड था और स्पेशल मिसेस क्यूपेरिस से था। चलो आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हमने रीड कर लिया। अब आते हैं हम इन द समर ऑफ 1941। अब 1941 आ चुका है, गर्मियों का बात कर रहे हैं हम, और ये हॉलैंड में ही रह रही हैं, हॉलैंड में इनकी स्कूलिंग हो रही है इन लोगों की, ठीक है। ग्रैंडमा फेल इल, अब इनकी जो दादी थी उनकी तबीयत खराब हो जाती है एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, दादी का ऑपरेशन होता है। सो माई बर्थडे पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन, तो एन के बर्थडे पे फिर ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं होता है क्योंकि गर्मियाँ थी ना, जून में इनका बर्थडे आता है 12 जून को, तो कह रही दादी का ऑपरेशन वगैरह हुआ था तो उस दिन मेरे बर्थडे पे ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं किया गया था। एंड ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, तो जो है ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है जनवरी 1942 में, और फिर उनके अनफॉर्चुनेटली उनकी दादी मर जाती हैं, ठीक है। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, वो कहते किसी को नहीं पता कि मैं अभी भी अपनी दादी से कितना प्यार करती हूँ और मैं उन्हें कितना ज़्यादा ना मिस करती हूँ अपनी दादी को। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. वो कहती है अब 1942 जब आता है और जब इस साल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करा जाता है तो सबको खुश करने के लिए जो है हम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि अब हम थोड़ा खुश होंगे, ठीक है। बहुत सैडनेस आ जाती है ना, वो सब अपनी दादी को याद कर रहे थे तो फिर भी वो थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं जिससे सब फैमिली में वापस से खुशियाँ आ जाए। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और दादी को याद रखने के लिए वो कहती है मेरे बर्थडे पे ना फिर मेरे साथ में मेरे केक
केक पे एक कैंडल और लगा दी गई थी दादी के लिए। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। अब कहती है अब हमारी फैमिली में 4 ही जने रह गए हैं, मैं, मम्मी, पापा और मार्गॉट मेरी बहन, एंड हम अच्छा खासा जी रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डेट ऑफ, और दैट ब्रिंग्स मी, और अब मैं आ गई हूँ प्रेजेंट डेट पे, दैट इज़ 20 जून 1942। तो 20 जून 1942 को उन्होंने ये सब लिखा है। एंड द सॉल्न डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और आज से शुरू हो गई मेरी डायरी को जो है मेरे अकेलेपन के किस्से सुनाने में शुरू कर दूंगी अपनी डायरी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं अब जो है 20 जून की कहानी उनके क्लास की, जो है क्या होता है उनकी क्लास में। डेट में एग्जैक्ट लिख रही हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से, क्या डेट थी जिस दिन एन फ्रैंक ने ये अपनी बात बताई है। अब वो अपने स्कूल की हमें बात बताने वाले हैं कि कैसे जो है, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ, समराइज़ कर देती हूँ, फिर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कि उनके स्कूल में उन लोगों का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। तो उनके क्लास का हर बच्चा डरा हुआ है पास होंगे या नहीं होंगे, और ना ये बेटिंग कर रहे हैं सारे बच्चे, जुआ जैसे खेलते हैं ना, वो बेट्स लगा रहे हैं आपस में बच्चे अपनी पॉकेट मनी का कि तू पास होगा, तू पास होगा, तू नहीं होगा। एन फ्रैंक और उनकी जो सहेलियाँ, उन्हें तो भरोसा है कि वो पास हो जाएंगी, बट एन कहती है पता नहीं टीचरों का करें पास या ना करें। और सबसे ज़्यादा उन्हें डर लग रहा था मैथ्स से। बाकी सब सब्जेक्ट में तो उन्हें पता था वो पास हो जाएंगी, बट वो मैथ्स में डरती थी। क्यों? क्योंकि मैथ्स टीचर जो है ना उन्हें बहुत डांटा करते थे, क्योंकि वो क्लास में बहुत चपड़ चपड़ करती थी, बहुत चैटर बॉक्स की तरह बातें करती थी, और फिर सर उन्हें पनिशमेंट देते थे। तो लेट्स सी उनके स्कूल का माहौल कैसा होता था बाय रीडिंग लाइन बाय लाइन। लेट्स बिगिन। Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots मतलब वो सारा अफरा तफरी मचा रखी है मेरी पूरी की पूरी क्लास में। अब वो किटी को ये बताती हैं, The reason of course is the forthcoming meeting which the teacher decided who will move up to the next form. The reason of course क्या है? जो forthcoming meeting, जो अभी आने वाली मीटिंग है हमारे टीचर्स के बीच में, और जिसमें वो डिसाइड करेंगे who will move up to the next form, अगली क्लास में पास होगी कौन जाएगा, and who will be kept back, और कौन वापस रखा जाएगा। अब आगे वो कहती हैं हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास बोलियां लगा रही है, बेटिंग कर रही है भाई कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। Gian and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us. Gian कौन है? Gian उनकी एक सहेली है, फ्रेंड है उनकी। And I laughed, Gian and I, मैं दोनों बहुत हंस रहे हैं, हम पागलों की तरह हंस रहे हैं अपने पीछे बैठे हुए दोनों लड़कों को देखकर। उनके पीछे जो 2 लड़के हैं उनका नाम है Cian and Jackus। क्या नाम है उनका? Cian, एक का नाम Cian है, एक का नाम Jackus है। Who have staked their entire holiday savings on their bed. Stake मतलब होता है मतलब दाव पे लगा दी है उन दोनों ने एंटायर पॉकेट मनी अपनी जो है कि भाई तू पास हो गया या तू पास नहीं होगा। From morning to night it's you are going to pass, no I'm not, yes you are, no I'm not। कह रही फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, पूरा दिन मेरे सारे के सारे दोस्त यही करते रहते, तू पास होगा नहीं मैं नहीं होऊंगा, तू पास होगा मैं नहीं होऊंगा। ऐसे जो है ये दोनों के दोनों सारे मेरे दोस्त करते रहते हैं। Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down। वो क्या कह रही है? जी तो ऐसे प्लीज करके कह रही है यार चुप हो जाओ, और जो वो है ना एन फ्रैंक कह रही मैं तो उन्हें गुस्से में भी देख के चुप कराती हूँ, अरे चुप हो जाओ तुम, बट वो नहीं हो रहे, वो हर समय यही अपना तू पास होगा तू नहीं होगा यही डिस्कशन करते रहते हैं। इफ़ यू आस्क मी, कह रही अगर मेरे से पूछो तो देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट। कह रही मेरी क्लास में इतने डमीज़ हैं, डमीज़ मतलब क्या? बेवकूफ़ बच्चे हैं कि क्वार्टर ऑफ अ क्लास को तो आप फेल कर दो, इस लायक है मेरी क्लास के बच्चे। बट द टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। बट टीचर क्या है? अनप्रिडिक्टेबल होते हैं क्रीचर ऑन अर्थ। तो टीचर्स के लिए उन्होंने क्या लिखा है? अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर। उन्हें ऐसा लगता था टीचर्स का कोई भरोसा नहीं है, उनके जो मन में आएगा वो कर सकते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। यानी मुझे मेरी चिंता नहीं है, ना ही मेरी गर्लफ्रेंड्स की चिंता है। वी विल मेक इट, हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। कह रही जब एक ही सब्जेक्ट है जहाँ मैं डर रही हूँ वो है मैथ्स। एनी वे वी कैन डू इज वेट। कह रही सिर्फ हम वेट ही कर सकते हैं। Until then we keep telling each other not to lose heart। और तब तक हम एक दूसरे को भाई चिंता मत कर, बहन चिंता मत कर, हो जाएगा पास, तब तक हम यही करते रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो बताएंगे अपने टीचरों के साथ जो है क्यों वो डरती है मैथ्स वाले सर से। तो वो लिखती है आई गेट अलॉन्ग, सो शी राइट्स आई गेट अलॉन्ग प्रिटी विद ऑल माई टीचर्स। कह रही मेरी हर टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बनती है। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर्स है मेरी, 7 men and 2 women। तो 7 मेल टीचर्स है और 2 फीमेल टीचर्स है। मिस्टर कैसिंग द ओल्ड फॉगी टीचर हु टीचेस अस मैथ्स। तो वो कहते हैं मिस्टर कैसिंग जो है ना, ओल्ड फॉगी मतलब वो बूढ़े से हैं बड़े,
जो मैथ्स हमें पढ़ाते हैं, वॉज annoyed with me for ages, वो मुझसे जो है ना annoyed, वो मुझसे परेशान हो चुके हैं from ages, इतने समय से मैंने उन्हें परेशान करके रखा हुआ है। because I talked so much, क्योंकि मैं बहुत बातें करती हूँ। तो वो अपने टीचर को गलत नहीं कह रही, वो कह रही मैंने उन्हें बहुत परेशान कर रखा है क्योंकि मैं बहुत बातें करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, उन्होंने मुझे बहुत वार्निंग्स दी, इतनी बातें करती थी क्लास में। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, कि उन्हें एक दिन गुस्सा आया और उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क कह दिया। अब आपको क्या लग रहा है, मैथ्स टीचर हैं तो क्या मैथ्स की एक्सरसाइज दी उन्होंने? नहीं नहीं, उनके इन टीचर ने भी ना एन फ्रैंक की राइटिंग स्किल को डेवलप करने में काफ़ी उनका ना मदद करी होगी, ये समझ लो। उन्होंने क्या करा, मैथ्स टीचर ने उनको एक एस्से लिखने को दिया, एन एस्से ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। उन्होंने कहा एक काम करो बेटा, आज ना तुम्हें पनिशमेंट में घर से एक एस्से लिख कर लाना है, उसका टाइटल उन्हें रखना चैटर बॉक्स के ऊपर। जैसे हमें एक बचपन में मिलता था ना जो है कि भैया माय हाउस पे ऐसे लिख के लाओ, और जो है मैंगो पे ऐसे लिख के लाओ, ये लिखो। भैया इन्हें लिख दिया चैटर बॉक्स, बातूनी इंसान, उस पर क्या कोई लिख सकता है, सोचो तुम। इतना डिफिकल्ट उन्होंने उनको पनिशमेंट दे दी। अब वो कहती हैं अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? एंड परेशान हो गई कि चैटर बॉक्स पे क्या लिखूंगी भाई मैं, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। फिर वो कहती है मेरे को क्लास में जब सर ने पनिशमेंट दी, मैंने सोचा अरे इसके बारे में बाद में टेंशन लूँगी। आई डिसाइडेड, ठीक है बस, आई jotted डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, tucked it in my bag and tried to keep quiet। फिर वो कहती जब सर ने मुझे पनिशमेंट दी तो आई jotted डाउन, मैंने नोटबुक में टाइटल लिखा, बैग में अपने नोटबुक रख दी, और फिर मैं चुप रहने की मैंने पूरी कोशिश करी कि भाई अब और मेरी डांट ना पिटे, ठीक है। दैट इवनिंग, फिर जब वो शाम को घर आती हैं अपने, आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, तो एन ने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करा, एंड द नोट्स अबाउट द एसे कॉट माई आई। और फिर वो कहते कॉट माई आई मतलब कहते मेरी नज़र पड़ गई वो एसे वाली नोटबुक पे कि अरे यार एसे भी तो लिखना है। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। तो जैसे हम भी पेन चबाने लगते हैं ना, वैसे कह रही मैं सोच रही थी, गहरी सोच में थी, इसका मतलब है वो कि भाई मैं क्या लिखूँ ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है चैटर बॉक्स। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words। ramble on मतलब कुछ भी लिख देगा कोई इंसान और बड़ी बड़ी जगह छोड़ देगा कि बस सर को ये लिखे कि मैंने ऐसे लिख दिया। बट कह रही मेरा ये सीन नहीं था, मुझे ना पर्टिकुलरली आर्ग्यूमेंट्स देनी थी सर को कि सर इसलिए मैं बातें करती हूँ। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। बट कह रही मैं ना सर से पूरा ना मतलब सर को समझाने वाली हूँ, ये नहीं कि उन्होंने मुझे पनिशमेंट दिया तो मैं कुछ भी लिख कर इस ऐसे को सबमिट कर दूँ। नहीं जी, मैं चाहती हूँ मैं ना सर को पूरा टेक्निकली समझाऊँ कि क्यों मैं बातें करे बिना रह ही नहीं सकती हूँ। तो उन्हें ना ये एक राइटिंग टास्क चैलेंज की तरह वो लेती है अपनी पनिशमेंट को कि अब मैं सर को बताऊँगी कि बातें मैं क्यों करती हूँ। I thought and suddenly I had an idea। कह रही मैंने सोचा और फिर मुझे आइडिया मिल जाता है। I thought and suddenly I had an idea हो गया ये, ठीक है आगे बढ़ते हैं। I wrote 3 pages। तो भाई उन्होंने 1 पेज का ऐसे लेने हुआ था, एन ने 3 पेज का लिख दिया। मिस्टर कैसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। और वो कह रहे I wrote the 3 pages Mr. Casing had assigned me and was satisfied। तो वो कह रहे मैंने पूरा जब ऐसे लिख दिया तो मिस्टर कैसिंग बहुत सेटिस्फाइड हो गए मेरे वो ऐसे को देख के। अब ऐसे में क्या लिखा था तो यहाँ से रीड करते हैं, ये उनके फर्स्ट वाले ऐसे का कॉन्टेंट है। तो फर्स्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2 अभी और लिखने पड़ेंगे उन्हें। तो आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। तो वो अपने सर को लिख कर दिखाती हैं दैट, वो कहती हैं दैट टॉकिंग करना, बातें करना स्टूडेंट का ट्रेट है। ट्रेट मतलब क्या, आदत है उनकी। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी कि मैं उसे कंट्रोल में रखूँ कि मैं ज़्यादा बातें ना करूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ। बट वो कहती है मैं कंट्रोल तो करूँगी खुद को, बट आई विल नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ। क्योर मतलब होता है जैसे कोई बीमारी होती है और बंदा क्योर हो जाता है ना, इलाज हो जाता है। वो कह रही मैं बक्का नहीं, मैं कह रही हूँ कि मेरा इलाज नहीं हो सकता, ये जो मुझे बीमारी है ना बातें करने की इतना, इसका मेरा इलाज नहीं हो सकता। उसका भी रीज़न है, बताती हैं वो क्यों। बिकॉज जो है माई मदर जो है टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। बिकॉज जो है वो कह रही हैं कि मैं इसलिए चुप नहीं रह सकती हूँ क्योंकि जो मेरी मम्मी है ना वो मेरे से ज़्यादा नहीं तो समझ लो तो मेरे जितनी बातें तो मेरी मम्मी भी करती हैं, इतनी बातों नहीं मेरी मम्मी भी है। एंड देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। और आप इनहेरिटेड ट्रेट्स का ज़्यादा कुछ ना बदल नहीं सकते हो। तो इसलिए सर मैं ना कंट्रोल तो कर लूँगी अपनी बातें करने को, बट ऐसे ही इसको ना बिल्कुल सही नहीं कर पाऊँगी कि मैं बातें करनी ख़त्म ही कर दूँ। तो उन्होंने सर को एक आर्ग्यूमेंट क्या दिया, जैसे हम साइंस में पढ़ते थे वी हैव इनहेरिटेड ट्रेट्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो वो कह रही है मुझे तो मेरी मम्मी से इन जीन्स में है मेरे बातें करना, तो सर मैं ये थोड़ी बदल लूँगी, मैं कंट्रोल कर लूँगी आपके कहने पे कि हम बातें ना करें, बट बातें तो मैं करूँगी ही क्योंकि मम्मी की जैसे हूँ मैं। तो वो ऐसे अपने सर को कहती हैं।
अब वो सर जब उनके ऐसे पढ़ते हैं, मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई असाइनमेंट, तो सर को बड़ी हंसी आती कि यार बड़ी चालाक बच्ची है, कितना बढ़िया ऐसे लिख कर लाई है। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड लेसन। बट एन क्या करती है, दोबारा बातें करने लगती हैं अगली क्लास के अंदर, तो सर अब एक और होमवर्क दे देते हैं उनको। ही असाइड मी अ सेकेंड ऐसे, एक और ऐसे लिखना है। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, और अब की बार टाइटल क्या था, एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजिबल मतलब क्या होता है, ना सुधरने वाला, ढीठ जिसे कहते हैं ना, वो जैसे मुहावरा कहते हैं सर पे जूनी रेंग थी, उस टाइप वाला। कह रही ऐसे मुझे ऐसे लिखने को दिया कि एक ढीठ चैटर बॉक्स पे ऐसे लिख के लाओ जो सुधर नहीं सकता। अब वो कह रही मैं फिर जो है कंफ्यूज थी, बट आई हैंडेड इट इन, कह रही मैंने लिखा ऐसे, आई हैंडेड इट इन, मैंने सर को दे दिया। एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। उसके बाद जो अगली क्लास हुई ना, 2 पीरियड्स तक सर ने मुझे बात करने से मना नहीं करा। तो उसके बाद 2 दिन तक तो उन्होंने मैथ्स क्लास में खूब गप्पे मारे, बट सर कुछ कह नहीं पाए क्योंकि इतना बढ़िया उन्होंने ऐसे लिख के दिया था। तो सेकंड ऐसे में उन्होंने क्या लिखा था वो हमें नहीं बताया गया है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि थर्ड ऐसे में क्या लिखा है वो बता दिया जाएगा। अब क्या होता है, हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, अब जब तीसरा लेसन होता है उनका, कह रही उस दिन सर ने मुझे पकड़ लिया। ही वुड फाइनली हैड इनफ, कह रही अब सर मुझसे तंग आ चुके थे, तो अब सर को गुस्सा आ जाता है। अब आपको क्या लगता है सर क्या करेंगे, तो देखो क्या करते हैं। एंड फ्रैंक as a punishment for talking in class write an essay entitled quack 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 said mistress chatterbox। तो उनके सर क्या कहते हैं, एंड फ्रैंक एज योर पनिशमेंट अब तुम्हें ऐसे लिखकर लाना है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो बीइंग अ मैथ्स टीचर जो है वो बहुत बढ़िया ना पनिशमेंट निकाल के ला रहे थे। अब उन्होंने कहा बेटा अब ना ऐसे लिखकर लाना, बहुत खतरनाक वाला टाइटल दे रहा हूँ, क्या, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब क्वैक क्वैक तो बत्तखें करती हैं, तो वो कह रहे जो मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स है, मतलब कि जो मिस चैटरबॉक्स है वो क्वैक क्वैक कर रही है। इस अजीब सा गरीब सा उन्होंने टाइटल जो है इनको दे दिया। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ, और कह रही मेरी पूरी क्लास में हूटिंग होनी शुरू हो गई कि अब एन क्या करेगी, और कह रही मैं फिर शर्मा के हंसने लगती हूँ। I had to laugh too, though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of the chatterbox। वो कह रही मैं हंस तो गई उस समय, बट जो मेरी इनजेन्युइनिटी मतलब जो मेरे ओरिजिनल आइडियाज़ थे ना इस टॉपिक पे चैटरबॉक्स पे, वो ख़त्म हो चुके थे। आप एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ना अपनी क्रिएटिविटी एक टाइम तक दिखा सकते हो, उसके बाद वो क्रिएटिविटी ही ख़त्म हो जाती है। आप कितना सोचोगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो कह रही है मैं चैटरबॉक्स पे लिख के एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मेरे दिमाग में नए आइडियाज़ ही नहीं आ रहे थे। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, और कह रही अब कुछ नया करना पड़ेगा वरना तो सर मुझे एक और ऐसे लिखने को दे देंगे। तो भाई जो है समथिंग ओरिजिनल, कुछ बहुत ही हटके करना होगा। तो माई फ्रेंड साने, अब उनको बजाने आती है उनकी फ्रेंड ये साने, who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse। तो कह रही मेरी फ्रेंड जो है ना साने, वो बहुत अच्छी पोएम्स लिखती है, तो उसने मुझे कहा कि वो मेरी मदद करेगी इस ऐसे को लिखने में इन अ फॉर्म ऑफ अ पोएम की तरह। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और कह रही मैं खुशी से कूदने लगी कि अरे वाह अब मेरी दोस्त मेरी मदद करेगी। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, कह रही मिस्टर केसिंग मेरे पे जोक करने वाले थे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस रिडिकुलस इतना अजीब सा ये टॉपिक देके मेरे पे जोक कर रहे थे ना सर, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। तो कह रही अब ना मैं ऐसे लिखूंगी कि सर के ऊपर ही जो है ये जोक चला जाएगा। मतलब उन्होंने इस चीज़ को एक और चैलेंज की तरह लिया कि भाई मैं सर को दिखा दूंगी अब कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं तो भैया ऐसे लिख के दूंगी कि सर मुझे बातें करने से रोक ही ना पाए। और मदद करने वाली कौन थी, साने थी। तो आई फिनिश माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। अब वो अपनी पूरी पोएम लिख देती है और वो बहुत ब्यूटिफुल थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, और उसमें क्या था, एक मदर डक थी, बत्तख थी, एंड अ फादर स्वान, और फादर था एक, ठीक है, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 छोटे छोटे बेबी डकलिंग्स थे, यानी कि 3 बत्तख के बच्चे थे। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर। बिटन टू डेथ मतलब पीटना, यहाँ बिटन मतलब काटना नहीं है, यहाँ बिटन मतलब है पीटना, जैसे बीट होता है ना पीटना किसी को, तो ये पास्ट टेंस में बिटन। हु वर बिटन टू डेथ बाय फादर, जिनके बच्चे थे ना वो बत्तख के बच्चे जो थे डकलिंग, उनको उनके पापा ने पीट दिया, इतना पीटा कि वो मर गए। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो जो है ना बहुत क्वैक क्वैक करते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें इतना मारा कि बेचारे बच्चे मर गए। अब ऐसी खतरनाक सी उन्होंने मजाकिया फॉर्म की पोएम लिख दी। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक राइट वे, और वो कहती जब मैंने उन्हें ये जो है पोएम दिखाई, रीड करी थी मैंने क्लास में जब ये पोएम, तो थैंक गॉड मेरे जो सर हैं उन्होंने इस पोएम को राइट वे में लिया। मतलब वो गुस्सा नहीं हो गए क्योंकि मैंने इस टाइप की पोएम लिखी कि फादर जो है उसने जो है बच्चों को मार दिया,
उनके क्वैक क्वैक करने पे, तो उन्होंने उस चीज़ को सही वे में लिया, ऐसे सर मेरे गुस्सा नहीं हुए। अब उन्होंने ये चीज़ क्यों लिखी जो है फादर डक ने जो है बच्चों को मारा, वो क्योंकि उन्होंने वो कह रहे थे कि बच्चे हर समय क्वैक करते रहते थे। अब वो ये दिखाना चाह रहे हैं। अब आप सोचोगे बेबी डकलिंग क्या करता है, बेबी डकलिंग तो क्वैक ही करेगा ना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें खाना चाहिए, कुछ चाहिए, वो अपनी मम्मी के आसपास में क्वैक क्वैक ही करते रहते हैं। अब उसके फादर ने तंग हो गए, उन्हें मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं अपने सर पे टॉन्ट कर रही थी कि भाई हम बच्चे हैं, हम तो बातें करेंगे, आप हमें क्यों मना कर रहे हो। तो वो ऐसी पोएम लिख देती हैं। फिर वो डर भी जाती हैं, तो कहती है अरे नहीं मेरे सर बहुत ही अच्छे हैं, हमारे सर ने इसको बिल्कुल राइट वे में लिया, और सर तो फिर उसके बाद बिल्कुल चेंज ही हो गए। ही रेड द पोएम टू द क्लास, सर ने खुद मेरी पोएम जो है क्लास में पढ़ी, एडिंग हिज ओन कॉमेंट्स, अपने कमेंट्स सर ने ऐड करने शुरू कर दिए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और फिर सर मेरी पोएम लेके बाकी क्लासों में गए और उनको सुनाई, उन्हें इतनी बढ़िया लगी मेरी पोएम। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उसके बाद से सर ने मुझे कभी मना नहीं करा कि मैं क्लास में बातें ना करूँ, एंड हैवन बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और सर ने कोई पनिशमेंट वाला होमवर्क भी नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्रारी मतलब बिल्कुल, मतलब कह रही है आज के समय पे अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। इनफैक्ट सर खुद ही बदल गए हैं अब तो। मेरे सर जो है मैथ्स वाले, वो तो क्लास में इतनी मस्ती कराते हैं, कभी जोक्स मारते रहते हैं, बहुत जो है वो चेंज हो गए हैं अब तो। मतलब सर भी बहुत ही मतलब फ़नी से हो गए हैं अब, ठीक है। और यहाँ पे वो ख़त्म करती हैं अपनी इस डायरी के इस दिन को, और यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है, और लास्ट में लिखती हैं वो योर्स एन। तो वेन एवर शी राइट्स एनीथिंग इन हर डायरी, किसी भी दिन पे, तो वो लिखती हैं स्टार्टिंग में डियर किटी और एंड करती है योर्स एन, कि मैंने लिखा है। तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है गाइस, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, लाइन बाय लाइन। तो आप एक बार वर्ड मीनिंग्स जितने भी थे ना डिफ़िकल्ट वाले, उनको आप कमेंट सेक्शन में से पढ़ लेना, मैंने विद हिंदी पेस्ट कर दूंगी। जैसे कई बार ना इंग्लिश वाले वर्ड मीनिंग का भी हमें मतलब नहीं पता होता, तो इन हिंदी वाले पेस्ट कर रही हूँ, सो यू कैन रीड इट। और बाकी चैप्टर्स को भी मैं ऐसी NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पढ़ाने वाली हूँ। विद एनिमेशन है तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, यू विल नॉट गेट बोर्ड गोइंग थ्रू द NCERT लाइन्स। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड जो है प्लेलिस्ट को चेक कर लो क्लास 10 इंग्लिश की, आई एम टीचिंग यू ईच एंड एवरी चैप्टर। फिर ग्रामर भी करेंगे, राइटिंग सेक्शन भी, एंड जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।